पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में कि मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से हैं। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया। एक को कहा गया द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत, और दूसरे स्रोतों को द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की संज्ञा दी गई। इस तरह से मुस्लिम विधि के सभी स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत चार स्रोते आते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स है वो द होली कुरान है, कुरान शरीफ है। दूसरा जो मुस्लिम लॉ का प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स, उसके अंतर्गत आता है सुन्नत और हदीस। फिर प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत तीसरा जो आता है वो इज्मा, और चौथा स्रोत कियास। तो द होली कुरान, द सुन्नत और हदीस, द इज्मा एंड द कियास, ये जो चार हैं ये मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत हैं, मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्सेज। इसमें हम लोगों ने कुरान शरीफ के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कुरान शरीफ में 114 सूराएं हैं, अध्याय हैं। फिर किस तरह से 6666 आयतें हैं। पूरे कुरान शरीफ में विधि के संबंध में कुल कितनी धाराएं हैं, कितने आयतें हैं जो विधि के बारे में बताता है। फिर विधि के अंतर्गत जो फैमिली लॉ है, जो व्यक्तिगत विधि है, जो पारिवारिक विधि है, जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ के बारे में कुरान शरीफ के आयतों में कितने ऐसे आयतें हैं जो पर्सनल लॉ के बारे में बताते हैं। इन सभी बातों के बारे में हमने डिटेल्स में पिछले क्लास में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुन्नत और हदीस पढ़ा। सुन्नत के बारे में, सुन्नत के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा, हदीस के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है मुस्लिम विधि के जो प्राथमिक स्रोत हैं उसके अंतर्गत इज्मा पढ़ना है कि इज्मा है क्या, इज्मा किस तरह से मुस्लिम विधि का स्रोत है, इज्मा अस्तित्व में किस प्रकार आया। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब का एक हदीस है, उन्होंने एक सभा में कहा कि जो हमारे सच्चे अनुयायी होंगे वो कभी भी किसी ऐसे बात पर एक मत, एक राय नहीं हो सकते जो सत्य नहीं हो। इसका भावार्थ, इसका इलस्ट्रेशन, इसका अर्थ ये लगाया गया कि अगर प्रोफेट मोहम्मद साहब के अनुयायी किसी बात पर एक मत हैं तो वो बात सत्य है और विधि के रूप में मान्य है और बाध्यकारी है। इस तरह से इज्मा प्रोफेट मोहम्मद साहब के हदीस पर आधारित है। ये प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता है, प्राथमिक सोर्स के अंतर्गत आता है इज्मा। और द फोर्थ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज कियास। कियास क्या होता है? कियास का शाब्दिक अर्थ होता है लॉजिकल डिडक्शन, तार्किक निष्कर्ष। इसके बारे में ये बातें आई हैं इस्लाम धर्म के अंतर्गत कि जब प्रोफेट मोहम्मद साहब ने अपने साथी मुआज को यमन का शासक और न्यायाधीश नियुक्त करके भेजने लगे तो उन्होंने पूछा कि किस पर आधारित होगा तुम्हारा न्याय। तो मुआज साहब ने कहा कि कुरान शरीफ के आयतों पर आधारित होगा मेरा न्याय। फिर प्रोफेट मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर कुरान शरीफ में उस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तब तुम्हारा न्याय किस पर आधारित होगा। इस तरह से न्याय के संदर्भ में प्रोफेट मोहम्मद साहब मुआज साहब से पूछते रहे, और जब मुआज साहब ने अंतिम जवाब दिया कि तर्क
पर आधारित होगा मेरा न्याय, तर्क का मैं सहारा लेकर न्याय करूंगा। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब संतुष्ट हो गए और इस तरह से मुआज साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाकर उन्होंने यमन भेजा। इस तरह से कियास का अर्थ हुआ लॉजिकल डिडक्शन, तार्किक निष्कर्ष। तो ये जो 4 हुए, होली कुरान, सुन्नत और हदीस, इज्मा और कियास, ये 4 हुए मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अब सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत भी 4 आते हैं। मुस्लिम लॉ के सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत 4 स्रोतें आते हैं, जिसमें पहला है उर्फ। उर्फ मतलब रिवाज, रिवाज मतलब कस्टम, उर्फ, कस्टम, रिवाज, ये पहला सेकेंडरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का। जहां तक हम जानते हैं कि हर कानून का जो स्रोत हैं उनमें एक स्थान कस्टम का आता है, प्रथा का आता है, क्योंकि समाज उस समय भी था, लोग उस समय भी थे जब कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं थी, जब कोई विधायिका नहीं थी, विधानसभाएं नहीं थी, कोई संसद नहीं था, पार्लियामेंट नहीं था, मगर समाज था और समाज में लोग रहते थे। तो समाज में लोगों के आपसी व्यवहारों को मर्यादित करने के लिए नियम होता था और वो नियम प्रथाओं से ही विकसित होता था। इसलिए सभी कानूनों का, सभी विधियों का जो मौलिक स्रोत है उसमें प्रथा का स्थान आता है, चाहे वो नेशनल लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, पर्सनल लॉ हो या लेक्स लोसी लॉ। प्रथा हर कानूनों का बुनियादी स्रोत रहा है, आधारभूत स्रोत रहा है। प्रथा माने होता क्या है, प्रथा का अर्थ क्या होता है, प्रथा है क्या? प्रथा जो है वो एक नियम है, आपसी व्यवहार का नियम है। प्रथा आपसी व्यवहार का वो नियम है जो अति प्राचीन काल से लगातार प्रचलन में रहने के कारण विधि की तरह बाध्यकारी हो जाती है। जब कोई प्रथा, जब कोई कस्टम, जब कोई रिवाज, जब कोई उर्फ काफी दिनों से चला आ रहा होता है तो उसमें बाध्यकारी शक्ति आ जाती है। इसलिए प्रथा आपसी व्यवहार के नियम ही होते हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है एक दूसरे के साथ, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये प्रथाओं पर ही आधारित रहा है, जो विकसित होते होते वर्तमान समय में अस्तित्व में आया है। लेकिन प्रथा को वैध होना आवश्यक होता है। हर कानून में, चाहे वो पर्सनल लॉ हो या लेक्स लोसी लॉ, वही प्रथाएं, वही उर्फ, वही रिवाज बाध्यकारी रहे हैं जो नैतिक रहे हैं, जो तर्क संगत रहे हैं, जो कंटिन्यूअस रहे, लगातार प्रचलन में रहे हैं, वही विधि की तरह बाध्यकारी हुए हैं। उर्फ में भी ये सारी बातें आती है। तो सेकेंडरी सोर्स में, मुस्लिम विधि के गौण स्रोत में, द्वितीयक स्रोत में, सेकेंडरी सोर्स में उर्फ का स्थान आता है, रिवाज का स्थान आता है, कस्टम का स्थान आता है। दूसरा स्थान आता है जुडिशियल डिसीजन का। जुडिशियल डिसीजन एंड न्यायिक निर्णय, केस लॉ, इसका स्थान आता है। जुडिशियल डिसीजन, केस लॉ, न्यायिक निर्णय, ये जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं, न्यायिक निर्णय, ये भी हर कानून के स्रोत के रूप में मालूम होते हैं। क्योंकि अगर कोई समस्या, कोई विवाद न्यायपालिका के पास जाता है और उस समस्या के, उस विवाद के संदर्भ में अगर कोई कानून उपलब्ध नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, तो न्यायपालिका तो उसका इंतजार नहीं कर सकती कि जब कानून बनेगा उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा। इसलिए विद्यमान विधि के अभाव में उस विषय पर न्यायपालिका अपना न्यायिक निर्णय सुनाते हैं, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर होते हैं, जो प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर होते हैं, और उसी
प्रकृति के विषयों पर न्यायपालिका का वो निर्णय तब तक लागू रहता है जब तक उस विषय पर कोई विधायिका कानून नहीं बना देता है। चूंकि संविधान ने कानून बनाने की शक्ति, लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव बॉडी को दिया है, इसलिए जब लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बना देती है उस विषय पर, जिस विषय पर जुडिशियल डिसीजन है, केस लॉ प्रेसिडेंट है, तब वहां पर प्रेसिडेंट समाप्त हो जाता है। और जब तक कानून उपलब्ध नहीं होता है तब तक न्यायपालिका के निर्णय, वो प्रेसिडेंट, वो जुडिशियल डिसीजन, वो केस लॉ विधि की तरह ही बाध्यकारी होते हैं। अब प्रेसिडेंट के भी कई एक भाग होते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक है कि प्रेसिडेंट के कई एक भाग होते हैं। सबसे पहले तो जो न्यायिक निर्णय होते हैं उनकी शक्ति के बारे में, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला को कहते हैं, प्रेसिडेंट का जो पहला भाग है उसको कहते हैं ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, और दूसरे को कहते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। पहला वो होता है जो बाध्यकारी होता है, जिसमें बाइंडिंग फोर्स होता है, जिसे मानने के लिए लोग बाध्य होते हैं, और दूसरा जो होता है वो परसुएसिव होता है, वो अनुनयी होता है, उसे मान भी सकते हैं, उसे न भी मान सकते हैं। ये ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट और परसुएसिव प्रेसिडेंट के लिए न्यायपालिका को हायरार्किकल होना जरूरी है। जहां पर श्रेणीबद्ध न्यायपालिका होता है, सोपानगत न्यायपालिका होता है, यही ये काम करता है ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट और परसुएसिव प्रेसिडेंट। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी न्यायालयों के लिए, सभी राज्य के उच्च न्यायालयों के लिए, सभी जिला न्यायालयों के लिए ऑथोरिटेटिव नेचर का होता है, बाध्यकारी प्रकृति का होता है। लेकिन एक राज्य के उच्च न्यायालय का फैसला, उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के लिए ऑथोरिटेटिव नहीं होता, वहां परसुएसिव होता है। जैसे पटना हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसके लिए परसुएसिव नेचर का हो गया, अनुनय प्रकृति का हो गया, वो मान भी सकता है और न भी मान सकता है। तो जहां पर हायरार्किकल सिस्टम ऑफ जुडिशरी होता है, सोपानगत श्रेणीबद्ध जहां पर न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, वहां पर न्यायपालिका के जो डिसीजंस होते हैं उसके दो भाग हो जाते हैं, एक ऑथोरिटेटिव नेचर का हो जाता है, दूसरा परसुएसिव नेचर का हो जाता है। फिर जो डिसीजंस होते हैं, जो केस लॉ होते हैं, जो न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं, उसका जो सब्जेक्ट रहता है, इंग्रेडिएंट्स रहता है, उसको भी दो भागों में बांटा गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विधि के रूप में बाध्यकारी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विधि के रूप में बाध्यकारी नहीं होती है, जो प्रासंगिक कथन होते हैं, जो प्रसंगवश कही गई बातें होती हैं। इस आधार पर भी केस लॉ को, जुडिशियल डिसीजन को, प्रेसिडेंट को दो भागों में बांटा गया, एक रेशियो डेसिडेंडी और दूसरा ऑबिटेड डिक्टा। रेशियो डेसिडेंडी जो होता है वो निर्णय का आधार होता है, उसी आधार पर वो डिसीजन होते हैं, वो जो है वो बाध्यकारी होते हैं, वही प्रेसिडेंट के रूप में लागू होते हैं, वही केस लॉ होता है। लेकिन जो ऑबिटेड डिक्टा होता है, जो प्रासंगिक कथन होता है, वो बाध्यकारी नहीं होता, वो विधि की तरह उसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी विभाग में कार्य कर रहा है, वर्षों काम करने के बाद जब वो अवकाश ग्रहण करता है, जब रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के बाद वो अपने विभाग में दौड़ लगा रहा है, न उसको ग्रेच्युटी मिल रही है, न प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, न रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, वो वर्षों से अपने विभाग में दौड़ रहा है। अंत में वो व्यक्ति रीट फाइल करता है, मान लीजिए हाई कोर्ट में रीट फाइल करता है। रीट जब फाइल करता है तो जब सुनवाई शुरू होती है, हियरिंग शुरू होती है, जब डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या ऑफिसर हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, जो न्यायालय के समक्ष आते हैं, जहां पर वादी प्रतिवादी पिटिशनर रेस्पोंडेंट सब मौजूद होते हैं, वहां पर न्यायपालिका दोनों पक्षकारों के बातों को सुनने के बाद
अपना डिसीजन लिखाना शुरू करते हैं, लिखाते हैं। जैसे मान लिया कि उन्होंने लिखाया कि हाँ, लगता है कि उस विभाग में कानून नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने उस विभाग में अपने पूरे जिंदगी को समर्पित किया, अपने पूरे जिंदगी भर अपनी कर्मठता से, ईमानदारी से, दक्षता से उस विभाग में काम किया, जब वो अवकाश ग्रहण किया, जब उसे पैसे की सख्त जरूरत पड़ी, तो उसी का पैसा उसी विभाग में नहीं मिल पाया। वर्षों से वो विभाग में दौड़ता रहा और कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। विभाग जो है वो विधि के अनुसार काम नहीं कर रही है, लगता है कि वहां पर विधि का शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ जो है वहां समाप्त हो चुका है। ये सब बातें उन्होंने लिखाया। तो रूल ऑफ लॉ समाप्त हो गया है, कानून की मान्यता नहीं है, रिटायरमेंट होने के बाद भी उस व्यक्ति को पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसने अपने जीवन का पूरा बहुमूल्य समय उस विभाग को समर्पित कर दिया। ये सारी जो बातें उन्होंने कही वो प्रसंग बस कही गई बातें हैं, वो प्रासंगिक कथन है, वो ऑब्टेड डिक्टा है। लेकिन उसी में जब उन्होंने कहा कि आज के बाद उस विभाग में जो रिटायर करेंगे कर्मचारी, उस रिटायरमेंट के डेट से 2 महीने के अंतर्गत उनका प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा, 6 महीने के अंतर्गत उनका पेंशन फिक्स किया जाएगा, ग्रेच्युटी मिलेगा। ये सारी बातों के बारे में उन्होंने जो डिसीजन दिया वो हुआ रेशियो डेसिडेंडी, निर्णय का आधार, निर्णय आधार। तो ये जो रेशियो डेसिडेंडी होता है, निर्णय आधार होता है, यही प्रेसिडेंट कहलाता है, ये विधि की तरह बाध्यकारी होता है। तो इस तरह से जो सेकेंडरी सोर्स हुए मुस्लिम लोग के वो हुए प्रेसिडेंट। उसके बाद तीसरा स्थान आता है लेजिस्लेशन का, विधान का। वर्तमान समय में हर कानून के स्रोत के रूप में विधान का, लेजिस्लेशन का वही महत्व है जो प्राचीन समय में विधि के स्रोत के रूप में प्रथा का महत्व था, कस्टम का महत्व था, रिवाज का, उर्फ का महत्व था, वही आज विधान का महत्व। अब संविधान ने विधायिका को ही विधि निर्माण की शक्ति दी, इसलिए विधायिका ही कानून बनाती है। तो जब किसी विषय पर संविधान द्वारा प्राधिकृत संस्था के द्वारा विधि बनाया जाता है तो उस निर्मित विधि को हम विधान कहते हैं। जिस बॉडी को, जिस एजेंसी को लॉ मेकिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, जिसे ऑथराइज किया जाता है, अधिकृत किया जाता है, उस शक्ति के अंतर्गत जब विधि का निर्माण होता है तो इसे हम विधान कहते हैं। मुस्लिम लॉ में भी विधान का वही महत्व है जो हर विधियों में। विधायिका द्वारा बहुत सारे मुस्लिम लॉ में भी कानून बने हैं। जैसे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उसमें पहला कानून बना 1843 में, जब स्लेवरी रिमूवल एक्ट बना 1843 में। फिर उसके बाद द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बना 1850 में। फिर उसके बाद माइनर मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बना 1978 में। फिर उसके बाद बना मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 में। इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए। वर्तमान समय में कोई भी कानून हो, या पर्सनल लॉ हो, या लेक्स लोसी लॉ हो, या फैमिली लॉ हो, या लॉ ऑफ द लैंड हो, या व्यक्तिगत विधि हो, या स्थानीय विधि हो, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून सर्वोपरि हैं, क्योंकि देश ने, संविधान ने कानून बनाने की शक्ति विधायिका को ही दिया है। इसलिए विधान, लेजिस्लेशन ही विधि के क्षेत्र में सर्वोपरि है। अगले क्लास में हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है निकाह, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है और मुस्लिम मैरिज के संबंध में इस्लामिक प्रोविजन भी है,
शरीयत एक्ट भी है, उर्फ भी है। तो हम देखेंगे कि मुस्लिम मैरिज में निकाह के संदर्भ में कौन कौन सा प्रावधान है, उसका क्या लीगल इफेक्ट है, उसका क्या प्रोसीज्योर है, इस सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।